स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्सर्जन तंत्र का, जिसका नाम है विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जन अंग। जैसा कि अपन जानते हैं कि हमारे प्रकृति में बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे संघ हैं उनके, और अलग अलग जंतुओं में उत्सर्जन अंग भी अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। तो अपन ये पढ़ेंगे। तो विभिन्न जो जंतु पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से अलग अंग होते हैं, यानी अलग अलग एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे अपन, और वो भी जो वेरियस एनिमल होते हैं उनके अंदर। तो कौन कौन से एनिमल, उनके संघ किस तरह के उनमें उत्सर्जन पाए जाते हैं, तो उनका सामान्य अपन थोड़ा थोड़ा अध्ययन उनका करेंगे। तो अभी जिन विद्यार्थियों ने, जिन साथियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन को भी ज़रूर दबाएं। तो पढ़ते हैं, देखिए चलते हैं अपने वीडियो में। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं कि सबसे जो सरल उत्सर्जी अंग है वो होता है शरीर का या शरीर की सामान्य सतह है। जो नॉर्मल सरफेस होती है, सामान्य जो सतह होती है, उसके द्वारा ही उत्सर्जन हो जाता है, अवशेष पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसा किसमें होगा? जो सरल जीव होंगे, जो सरल जंतु होंगे, उनमें ऐसा पाया जाएगा। जैसे सबसे सरल जीव जैसे प्रोटोजोआ होते हैं, जो सबसे पहले आए थे। इसके अलावा पोरीफेरा के जीव भी सरल जीव होते हैं, तो इनके अंदर, और स्लेंट्रेट के प्राणी, स्लेंट्रेटा जो संघ है, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, निडेरिया संघ, इन संघ के जितने जीव होते हैं उन जीवों में ये सरल किस्म के जीव होते हैं। सबसे सरल जैसे प्रोटोजोआ है, फिर पोरीफेरा, फिर स्लेंट्रेटा। तो ये जो सरल जीव है, सरल संघ वाले जीव है, उनके अंदर सामान्य सतह से ही ये अपना उत्सर्जन शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देंगे। दूसरा देखो, जो श्वसन अंग होता है वो होता है एक एनल पोर, जिसको अपन गुदा द्वार बोलते हैं, गुदा द्वार, या इसको हम कहें अंग्रेजी में एनल पोर। तो देखिए ये क्या होता है, ये एक संघ है टिनोफोरा, एक बहुत ही छोटा सा संघ है टिनोफोरा। इस टिनोफोरा के अंदर ये पाया जाता है। गुदा द्वार के द्वारा या एनल पोर के द्वारा ही ये अपना उत्सर्जन शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। तीसरा देखते हैं अपन, देखो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है ये कि ज्वाला कोशिकाएँ। ज्वाला कोशिकाएँ, देखो ज्वाला कोशिकाएँ, इनको हम कहते हैं फ्लेम सेल। फ्लेम ज्वाला, अपन जानते हैं कि जब अपन दीपक जलाते हैं तो किस तरह से ज्वाला उत्पन्न होती है। और इसका एक नाम और है, इसको अपन प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। ये इसको अंग्रेजी में लिखे तो इस तरह लिख देंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया। तो ज्वाला कोशिकाओं को अपन प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं कहेंगे, इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एक उत्सर्जी अंग है ये किन में पाया जाता है? तो ये जो ज्वाला कोशिकाएं है, ये पहले देखते होते क्या है कि ये जैसे ज्वाला कोशिका का नाम, इसका ज्वाला कोशिका कैसे पड़ी। तो देखिए ये क्या होती है कि कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, इनके अंदर एक बिल्कुल ऐसे दीपक की तरह, दीपक जो दीपक होता है ना, उसकी तरह इनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। और उसके अंदर जो होती है वो फिर इनके अंदर की तरफ जो सीलिया होते हैं, पक्षमाभ, वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं जैसे कि कोई दीपक की ज्वाला हो, इस तरह से ये। तो ये जो सीलिया होते हैं, ये सीलिया होते हैं, पक्षमाभ होते हैं, जो इसकी कीपनुमा कोशिका जो होती है, जो प्रवर्ध होता है इस कोशिका का, ये कोशिका से बना हुआ है, तो इसमें जो सीलिया होते हैं ये ज्वाला की आकृति में पाए जाते हैं। इन कारण इस सेल को क्या कहते हैं? ज्वाला सेल। तो सीलिया ज्वाला की आकृति में रहते हैं, इसलिए ये पूरी कोशिका क्या कहलाएगी?
ज्वाला कोशिका कहलाएगी। अब इस तरह से बहुत सारी जब ज्वाला कोशिकाओं के बंडल बन जाते हैं, इन ज्वाला कोशिकाओं के समूह बन जाएंगे, तो इस समूह को हम कह देंगे प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या कह देंगे? प्रोटोनेफ्रिडिया। तो इसके अंदर इन ज्वाला कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, तो इनको अपन प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडिया एक अंग हो गया। तो पहली बार जो उत्सर्जी अंग बना इस तरह से, वो आपके यही ये पहला अंग बना है। और ऐसी स्थिति कहाँ मिलती? ऐसा होता है प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज, हेलमिंथीज जो चपटे कर्मी होते हैं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? चपटे कर्मी। जैसे फिताकर्मी अपन जानते हैं, फिताकर्मी जो होता है, एक एग्जाम्पल है इसका। तो प्लेटी हेलमिंथीज संघ के जो प्राणी होते हैं, उनमें ज्वाला कोशिकाएं, जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है, वो उत्सर्जी अंग के रूप में पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक जैसे संघ और होता है रोटीफेरा। रोटीफेरा, उसके कुछ सदस्यों में भी ये पाया जाता है। रोटीफेरा जो जूप्लैंक्टन होते हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो ज्वाला कोशिका हो गई। इस तरह से जब देखिए बहुत सारी ज्वाला कोशिकाएं जब आपस में मिल जाएगी इस तरह से, तो क्या बन जाएंगे? ये प्रोटोनेफ्रिडिया बन गई। ये प्रोटोनेफ्रिडिया बन गया। तो इस तरीके से जब बहुत सारी ज्वाला कोशिकाएं आपस में मिल जाएगी, तो उसे हम क्या कह देंगे? प्रोटोनेफ्रिडिया। तो ज्वाला कोशिकाएं क्या हो गई? ये कप जैसी संरचना वाली, ये एक सेल होती है जिसमें कपनुमा संरचना होती है। इसकी आंतरिक सतह पर जो सीलिया होते हैं, वो ज्वाला की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। इस कारण इसको ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। और इनका जब समूह बन जाता है ज्वाला कोशिकाओं का, जब बंडल बन जाता है, तो उसको अपन प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया का पहली बार विकास, देखो प्रोटोनेफ्रिडिया का सर्वप्रथम जो विकास हुआ, वो किसमें हुआ? वो प्लेटी हेलमिंथीज में हुआ है। तो ये भी याद रखने वाली बात है, क्योंकि प्लेटी हेलमिंथीज जो होता है, उसमें पहली बार अंग बने हैं। इसमें अंग स्तर के, यानी इससे पहले जितने भी संघ है, उनके अंदर उत्तक ही पाए जाते हैं। जबकि प्लेटी हेलमिंथीज में पहली बार अंग बन जाते हैं, अर्थात इनका जो शरीर होता है वो अंग स्तर का होता है। तो इसमें पहली बार देखो ये अंग बना है प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसका सबसे पहले विकास प्लेटी हेलमिंथीज में हुआ है। यहाँ पर आपको एक अपवाद और याद रख लेना है। एक कशेरुकी प्राणी है, कशेरुकी प्राणी, जिसका नाम है एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस। हालांकि ये जो ज्वाला कोशिकाएं होती है, ये एकशेरुकी होता है। जो प्लेटी हेलमिंथीज कैसे होते हैं? ये एकशेरुकी होते हैं, रोटीफर वगैरह। तो यहाँ पर एक अपवाद है कि कशेरुक प्राणी है एम्फिओक्सिस, जिसके अंदर भी फ्लेम सेल पाई जाती है। ये भी याद रखना आपको कि ऐसा कशेरुक प्राणी जिसके अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, वो कौन सा है? वो एम्फिओक्सस होता है। तो इस तरह से अभी महत्वपूर्ण एक ज्वाला कोशिका है, जिसको अपन प्रोटोनेफ्रिडिया भी कह रहे हैं, वो अभी तक एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग प्राणियों में बन चुका है, और वो भी प्लेटी हेलमिंथीज में बन चुका है। देखिए अब पढ़ते हैं इससे थोड़ा सा नेक्स्ट 4th नंबर, जिनको हम कहते हैं उत्सर्जी नालें। उत्सर्जी नालें, देखिए जिनको अपन अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्रेटरी कैनाल्स। और इनका एक नाम और है, इनको रेनेट कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनेट कोशिकाएं। रेनेट सेल। तो ये उत्सर्जी नालें क्या होती है, या रेनेट सेल क्या होती है, ये कहाँ पाई जाती है? तो देखिए पहले तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये उत्सर्जी नालें होती है, रेनेट सेल जो होती है, ये एच शेप्ड होती है। एच आकृति की संरचनाएं होती है, कोशिकाएं होती है, एच शेप्ड ये सेल होती है। तो इन मतलब ये अंग होता है एच शेप्ड, उत्सर्जी जो नालें होती है। तो इनमें होता क्या है, ये कहाँ किस में पाया जाता है? तो सबसे पहले तो इसका देखते हैं अपन। एस के हेलमिंथीज जो संघ है, एस के
एस के हेलमिंथीज इसके अंदर जैसे एस्केरिस आता है, कौन आता है एस्केरिस, जिससे एस्केरियोसिस रोग भी होता है। तो एस्केलमंथीज जैसे प्राणी होते हैं उनके अंदर उत्सर्जन नालियाँ होती है या रेनेट सेल होती है। तो ये एस्केलमंथीज का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है रेनेट सेल या उत्सर्जी नाले। तो इनमें क्या होता है कि इनका जो ये उत्सर्जी नालियाँ होती है ये क्या होता है कि इस तरह से जैसे एच आकृति की ये एक इनके अंदर संरचनाएं बनी होती है, ये जैसे ये होती है इसके अंदर। ऐसे अनुदैर्ध्य नलिकाएं होती है इसके अंदर, अनुदैर्ध्य नलिकाएं होती है, ट्यूब सी होती है। और ये नलिकाएं हैं वो इसे एक अनुप्रस्थ नलिका से जुड़कर एच आकृति जैसी संरचना बनाती है। तो ये जो संरचना बनती है ये चूँकि रेनेट एक सेल होती है उससे बनती है, इस कारण इनको रेनेट कोशिकाएं भी कहते हैं। तो रेनेट जो सेल होती है वो हमारे उत्सर्जन से संबंधित होती है और वो एस्केलमंथीज के अंदर पाई जाती है। तो ये याद रखना आपको कि उत्सर्जन नालियाँ रेनेट सेल से ही बनती है और ये जो है वो एच सेप्ड संरचनाएं होगा। तो मान लेंगे अपने ये एक एस्केलमंथीज का प्राणी है, इसके अंदर एच सेप्ड इस तरह से उत्सर्जन नालियाँ पाई जाती है और ये क्या करती है उत्सर्जन का काम करेगी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन 5 नंबर पे। अब आता है, देखिए प्रोटोनेफ्रिडिया पहले बन चुका था, अब आ जाता है मेटानेफ्रिडिया। ये इसका मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया से थोड़ी विकसित है और बाद में जाके बने हैं। तो मेटा का मतलब ही होता है आफ्टर, मेटा का मतलब क्या होता है आफ्टर, और प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। तो ये बाद में बने हैं प्रोटो से। तो ये मेटानेफ्रिडी जो होता है ये किस में पाया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये इम्पोर्टेंट आपके उत्सर्जी अंग है। और ध्यान रखिएगा इनको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, पश्चवर्कक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चवर्कक, यानी बाद में बने ये, उनको अग्रवर्कक बोलते हैं प्रोटो को, इनको पश्चवर्कक बोलते हैं। और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक संघ है एनेलिडा संघ, उसके अंदर पाया जाता है। और एनेलिडा संघ के अंदर जो संरचनाएं आ रही है वो एक तो आता है हमारा किसान का मित्र जिसको अपन कहते हैं केचुआ, किसान का मित्र होता है ये। इस जैसे जो प्राणी होते हैं केचुए जैसे प्राणी वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे केचुआ है किसान का मित्र, ये एनेलिडा में आता है, तो इसमें मेटानेफ्रिडिया पाया जाता है। तो ये याद रखना है आपको, मेटानेफ्रिडिया जिसको पश्चवर्कक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको स्पष्ट करते हैं, देखो नेफ्रिडिया क्या होता है, नेफ्रिडिया ये है। और इसका कई बार एक वचन भी लिखा होता है किताब में, इसके एक वचन को अपन क्या कहते हैं, नेफ्रिडियम। एक वचन को क्या कहते हैं, नेफ्रिडियम। बहुवचन को क्या कह देते हैं, नेफ्रिडिया। तो पढ़ लेते हैं इसको कि ये क्या होते हैं, ये अकशेरुकी जो प्राणी होते हैं उन अकशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग होते हैं। भाई नेफ्रिडिया क्या होते हैं, गुर्दे तो अपन जानते हैं उत्सर्जी अंग होते हैं। नेफ्रिडिया ये अकशेरु प्राणी के उत्सर्जी अंग होते हैं और किडनी की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करेंगे, किडनी की तरह काम करते हैं। तो गुर्दे की तरफ काम करेंगे, लेकिन गुर्दे तो कहाँ होते हैं, गुर्दे तो अकशेरुकी में होते हैं। लेकिन गुर्दे की तरह काम करने वाले जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो अकशेरुकी में पाए जाते हैं, नॉन वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं, उनको नेफ्रिडिया या नेफ्रिडियम कहते हैं। अब ये दो तरह के हो गए, देखो एक तो हो गए प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। तो प्रोटो का मतलब होता है, ये जो प्रोटो वर्ड है इसका मतलब होता है फर्स्ट। तो ये सबसे पहले बने हैं देखो। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें जैसे अभी आपको ऊपर बताया था जैसे ज्वाला कोशिकाएं थी, उन ज्वाला कोशिकाओं में इस तरह से ये इस तरह की सेल होती है। बस ये एक तरफ से ये बंद होती है और ये फिर मिलकर
एक छिद्र के द्वारा सब बाहर खुलती है। तो ये जैसे ज्वाला सेल होती है और ये एक तरफ से तो बंद है इधर से, दूसरी तरफ इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो एक छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। और वो शरीर, जैसे ये शरीर है, बॉडी है, तो यहाँ से ये उत्सर्जी पदार्थ है बाहर निकलेगा। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है, नलिकाओं की एक श्रृंखला होती है, आपस में ये एक ग्रुप होता है नलिकाओं का, और शरीर के अंदर इसके बंद रहने वाली ये नलिकाएं होती है या सेल होती है इसके अंदर। और ये सभी है वो एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर की तरफ ओपन होती है। इस छिद्र को अपन बोलते हैं नेफ्रिडियोफोर, नेफ्रिडियो क्या कह देंगे इसको, नेफ्रिडियो। तो नेफ्रिडियो या पूरा नाम लिखे तो नेफ्रिडियो पोर कह देंगे इसको। नेफ्रिडियो पोर की सहायता से ये सभी है वो खुलती, जो नलिकाएं होती है वो बाहर की तरफ खुलती है। ये शरीर में पूरी तरह से बिखरी हुई रहती है और एक सिरे पर बंद रहती है। और इसके अंदर ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती है, और जो ज्वाला कोशिकाएँ करेंगी उत्सर्जी पदार्थों को फिल्टर करने का काम करेगी। जो अंदर की तरफ जो द्रव भरा रहेगा उसमें ये सीलिया की सहायता से ये फिल्टर करके यहाँ उत्सर्जी पदार्थ डालती रहेगी। उत्सर्जी पदार्थ नेफ्रिडियोफोर द्वारा बाहर की तरफ ओपन कर दिया जाएगा। तो ये तो है प्रोटोनेफ्रिडिया। दूसरा होता है इससे थोड़ा विकसित, जिसको अपन कहते हैं मेटानेफ्रिडिया। मेटानेफ्रिडिया जैसे नाम से स्पष्ट है, ये जो होता है ये इससे प्रोटो से बाद में जाके बना है। मतलब मेटा का मतलब क्या हो गया, आफ्टर, यानी बाद में बना ये प्रोटो से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क है उसमें मेटानेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया में। मेटानेफ्रिडिया में क्या होता है कि शरीर के अंदर जो गुहा होती है उस गुहा में एक खुलने वाली कीपनुमा रचना होती है। इस तरह से एक कीप होता है इसके अंदर, देखो इस तरह से एक कीप जैसी संरचना होती है। और ये कहाँ खुलती है, ये शरीर की गुहा में खुलती है कीप। और फिर इसमें है वो एक कुंडलित नलिकाएँ होती है इस तरह से, जिनको संग्राहक नलिकाएँ बोलते हैं, इस तरह से इसके अंदर। और फिर ये है वो एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर ओपन हो जाती है। तो ये जैसे एक बॉडी है और उस शरीर से ये बाहर हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो इसमें ये फ़र्क ये है कि इसमें एक कीपनुमा रचना होती है। इस कीपनुमा रचना को बोलते हैं नेफ्री या नेफ्रोस्टोम बोलते हैं इस कीपनुमा संरचना को। और इस छिद्र को अपन नेफ्रिडियोफोर बोलते हैं या नेफ्रिडियोपोर, इसको नेफ्रिडियोपोर बोल देंगे। तो ये नेफ्रिडियोपोर के द्वारा ये तो बाहर खुल जाएगा। ये नेफ्रोस्टोम होते हैं, ये क्या करता है, इस नेफ्रोस्टोम ये क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों को फिल्टर करने का काम करता है। तो बस फ़र्क यही है कि यहाँ से जो सिलोमिक फ्लूइड आता है वो इसके अंदर रहता है और यहाँ से ये फ़िल्टर करता है, फ़िल्टर करके उत्सर्जी पदार्थ बनाता रहता है। ये कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ नेफ्रिडियोफोर से बाहर चला जाता है। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया जो पाए जाते हैं कि सूर्य के प्राणी उत्सर्जी अंग होते हैं। ये जो मेटानेफ्रिडिया होता है इसको जैसे ये कहाँ पाया जाता है, ये आपके जैसे मोलस्का होता है ना, उस मोलस्का में इसको बोजनस के अंग भी कहते हैं। ये मोलस्का जो होता है उस मोलस्का में इसको हम बोजेनस के अंग भी कहेंगे, ये भी याद रखिएगा, बोजेनस के अंग भी कहते हैं। तो ये अपने एनालिडा के अंदर पाए जाते हैं। तो इनको अपन बोजनस के अंग कहेंगे, कहाँ पर, मोलस्का संघ में जाके। तो ये इसका नाम अपन पढ़ेंगे। जब बोजनस के अंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेटानेफ्रिडिया ही होते हैं। ये अपन पढ़ेंगे अपन जब मोलस्का को पढ़ेंगे। तो ये था मेटानेफ्रिडिया की बात। अब नेक्स्ट जो उससे जाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। कि ये है नेक्स्ट उत्सर्जी अंग है वो अपना 6 नंबर मोलस्का पढ़ लेते हैं। जैसे मोलस्का में होते हैं आपके
भोजनस के अंग विभिन्न फड़ेते भोजनस के अंग। और इसके अंदर एक अंग और होता है जिसको अपन कहते हैं केबर के या केबर का अंग। ये साइंटिस्ट हुए भोजनस और केबर, तो उनके द्वारा खोजे गए, उनके नाम पर है ये। तो भोजनस के अंग और केबर का अंग ध्यान रखिएगा, ये पाए जाते हैं मोलस्का संघ के प्राणियों में। मोलस्का संघ में पाए जाते हैं, वहाँ पर ये उससे अंग होते हैं। ये जो भोजनस के अंग होते हैं, ये अभी हमने कहा ये मेटानेफ्रिडियाई होते हैं। ये क्या होते हैं? मेटानेफ्रिडियाई होते हैं। और मेटानेफ्रिडिया जैसे कशेरुकियों में किडनी होते हैं ना, उस किडनी की तरह काम करेंगे, अब इनका जो नाम है ना, वो एक साइंटिस्ट हुआ था भोजेनस, उसके नाम पर दिया गया है, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने इसका वर्णन किया था। इस कारण इसका नाम मोलस्का में, तो इस कारण इसका नाम दे दिया गया भोजनस का अंग। कुछ मोलस्का ऐसे होते हैं, कुछ मोलस्का में उत्सर्जन के लिए एक अंग और मिलता है, एक अंग और पाया जाता है, जिसे केबर का अंग कहते हैं। केबर का अंग कहते हैं। ये देखिए, केबर का अंग कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसको पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं। पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहेंगे, इसको भी कहते हैं, क्योंकि पेरिकार्डियम के पास ये स्थित होता है। पेरिकार्डियम के सामने स्थित होने के कारण, इसके पास स्थित होने के कारण इसको पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या करता है? जो ऊतजी पदार्थ होते हैं उनको शरीर में से बाहर निकालने का काम करता है। मतलब ये जो केबर का होता है, ये तो क्या करेगा, जैसे ऊतजी अंग को पेरिकार्डियम जो होता है उसमें डाल देगा, और फिर भोजनस का अंग जो मेन ऑर्गन होगा वो उस ऊतजी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालेगा। तो केबर का अंग ये क्या करेगा, ये तो डाल देगा उसको पेरिकार्डियम में, और फिर ये भोजनस का जो अंग होगा वो उसको शरीर से बाहर कर देगा। तो इस तरह से ये दोनों अंग यहाँ पर काम करेंगे मोलस्का के अंदर। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन। देखिए आपके अब आता है ये आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होते हैं? जो आर्थ्रोपोडा, इसके अंदर मुख्य रूप से एक तो मेल पिगी पाई जाती है, मेल पिगी नलिकाएं, और आपकी जिसको ग्रीन ग्लैंड बोलेंगे अपन, ग्रीन ग्लैंड्स भी इसके अंदर पाई जाती है। तो मेल पिगी नलिकाएं, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। ये जो मेल पिगी नलिकाएं होती है, मेल पिगी नलिकाएं, ये आर्थ्रोपोडास के अंदर मिलेगी, जो सबसे बड़ा संघ है जंतुओं का। और ये मेल पिगी नलिका होती है, मुख्यतः जो इसका कीट वर्ग होता है, जो इंसेक्टा वर्ग है, कीट वर्ग, उसके प्राणियों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। प्राणियों में मुख्यतः ये पाई जाता है। तो ये मेल पिगी नलिकाएं क्या होती है? मतलब ये लंबी लंबी नलिकाएं होती है, अशाकित नलिकाएं होती है, और शरीर के जो गुहा होती है उसके अंदर लटकी हुई रहती है। तो वहाँ से उसी पदार्थों को ये फिल्टर करने का काम करती है। तो लंबी पतली नलिकाएं होती है, अशाकित नलिकाएं होती है जो शरीर के अंदर लटकी हुई रहती है, और वहाँ से उसी पदार्थों को बाहर निकालती रहती है। जैसे हम अपने एक उदाहरण दें, मधुमक्खी, इसके अलावा जैसे मच्छर है। तो इंसेक्टा का मतलब हो गया 3 जोड़ी टांगे हों, तो उनके अंदर ऐसा पाया जाता है। जैसे हमारी घरेलू मक्खी हो गई, जो काली मक्खी आती है, घरेलू मक्खी, तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पर मेल पिगी नलिकाएं होगी ज़्यादा। और अभी हमने पढ़ा था ग्रीन ग्लैंड, तो जिनका एक नाम और है, देखो नलिका रूपी ग्रंथियाँ होती है, वो नलिका रूपी
ग्रंथियाँ, ट्यूबुलर ग्लैंड को कौन सी होती है, नलिका रूपी ग्रंथियाँ होती है, इनको अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ये ट्यूबुलर ग्लैंड भी आर्थ्रोपोडा के अंदर पाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से ये जो ग्लैंड होती है ट्यूबुलर ग्लैंड, ये जो क्रस्टेसिया जो वर्ग होता है आर्थ्रोपोडा का, उस क्रस्टेसिया वर्ग में ये मुख्य रूप से पाई जाती है, जिनके अंदर झींगा मछली, जैसे क्रस्टेसिया में जैसे झींगा मछली आती है, झींगा मछली ये आता है, जैसे केकड़ा आता है, केकड़ा इसके अंदर आते हैं। तो उस वर्ग में नलिका रूपी ग्रंथियाँ पाई जाती है, ट्यूबुलर ग्लैंड। तो उनके अंदर उत्सर्जी अंग नलिका रूपी ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाते हैं, मतलब नलिका रूपी तो होते हैं और वो ग्रंथियाँ बना लेते हैं, तो उस ग्रंथियों में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो उत्सर्जी अंग होते हैं, ये जो नलिका रूपी ग्रंथियाँ होती है, ये जो उत्सर्जी अंग होते हैं, ये कोक्सल, एक नाम है कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्रंथि, या जिसको अपन कहेंगे कोक्सल ग्लैंड, या एक है एंटेनल ग्लैंड। एंटेना होते हैं, एंटेना, या उनको एक नाम और है, अथवा उनको मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहेंगे, मैक्सिलरी ग्लैंड्स, कि इसी सब के नाम है ये, कोक्सल ग्लैंड, एंटेनल ग्लैंड या मैक्सिलर ग्लैंड। तो ये जो कोक्सल ग्लैंड होती है, कोक्सल ग्लैंड, ये क्या होती है, इसका एक फुट होता है पैर इन कीटों का, उस पैर का एक पार्ट होता है, पैर का एक बेस पार्ट होता है, बेस पार्ट जिसको बोलते हैं कोक्सा, उस कोक्सा में ये पाई जाती है, इस कारण इसको कोक्सल ग्लैंड कहते हैं, और वहीं से उत्सर्जन का काम करेगी, और ये लगभग इनके अंदर मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर पाई जाती है कोक्सल ग्लैंड, और ये जो मकड़ियों वगैरह होती है उसमें भी ये पाई जाती है कोक्सल ग्लैंड। किसमें पाई जाती है, मकड़ी में भी पाई जाती है, मकड़ी के अंदर जो आर्थ्रोपोडा की सदस्य है। इसके अलावा एंटेनल ग्लैंड, अभी देखा अपन एंटेनल ग्लैंड, ये एंटेनल, उसके सिर पे एंटेना होते हैं, तो जो एंटेना के अंदर या उसके बेस में, तो एंटेना और जो मैक्सिलरी जो मुख का पार्ट होता है, उनके ये मुख्य पार्ट होते हैं दोनों, एंटेना और मैक्सिलरी। जैसे एंटेना होता है ना उनके सिर के ऊपर, इस तरह का एंटेना होते हैं, तो इनके आधार में, और जो मुख का पार्ट, इसका मुख का पार्ट है कि मैक्सिलरी, उस मुख के पार्ट के आधार पर भी कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है, उत्सर्जित ग्रंथियाँ, जिनको एंटेनल ग्लैंड या मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये सब नलिका रूपी ग्रंथियों के रूपांतरण है, चाहे कोक्सल हो चाहे एंटेनल ग्लैंड हो। तो कोक्सल तो पाई जाती है आपके एक पैर का एक पार्ट है कोक्सा, उसके अंदर, और छिद्र के रूप से बाहर निकलती है। और जो एंटेनल ग्लैंड है, मैक्सिला ग्लैंड पाई जाती है, इसको ये एंटेना में पाई जाती है, एंटेना के आधार पर, और मैक्सिलरी पाई जाती है मैक्सिला के आधार पर। तो ये जैसे झींगा मछली होती है उसके अंदर आपको मिल जाएगी, झींगा मछली के अंदर मिल जाएगी, एंटेना होते हैं उसके अंदर, मैक्सिला होते हैं, तो वहाँ पर आपको उसके आधार पर ये ग्रंथियाँ पाई जाती है और उत्सर्जन का काम करेगी। अब यहाँ पर एक नाम और है इसका, ग्रीन ग्लैंड। देखिए, हाँ, जब इन नलिकाओं का, जो ये नलिका रूपी ग्रंथि होती है ना, इन नलिका रूपी ग्लैंड का जब कलर है वो हरा हो जाता है, हरा रंग दिखाई देता है, तब इनको ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। अब इन नलिका रूपी जो ग्रंथियाँ होती है, तो इन नलिका रूपी ग्रंथियों में जहाँ से खुलती है, तो इन नलिकाओं का रंग है वो हरा दिखता है, तो इन कारण इसको ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये ग्रीन ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, एंटेनल ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड, ये सभी आर्थ्रोपोडा के उत्सर्जी अंग होते हैं। और नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं, देखो एक इम्पोर्टेंट सूंड ग्रंथि, सूंड ग्रंथि, ये तो पूरी हो गई। सूंड ग्रंथि, या इसको अपन बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। ये जो हेमिकोडेटा होता है, हेमिकोडेटा जैसे बेलेनोग्लोसस,
ये एक जंतु है बेलेनोग्लोसस, उसके अंदर सूंड ग्रंथि पाई जाती है, सूंड की तरह होती है। ये देखो, ये सूंड की तरह क्या होता है, जो बेलेनोग्लोसस होता है उसके सर का ही एक पार्ट होता है। ये इसके सर, ये सर है, इसका एक पार्ट होता है जो आगे लंबा होके एक सूंड ग्रंथि बनाता है, तो इसको सूंड ग्रंथि कहते हैं। इसी तरह से जैसे मतलब हाथी के अंदर भी सूंड होती है, उसी तरह से ये इसके सिर का एक लंबा पार्ट होता है, लंबा वृद्धि करके बनने वाला पार्ट, जिसको अपन सूंड ग्रंथि कहते हैं बेलेनोग्लोसस में। ये यहाँ पर इसके लिए उत्सर्जक अंग का काम करेगा, इस कारण इसको बोल रहे हैं सूंड ग्रंथि, सूंड ग्रंथि। तो ये उसमें एक तो उत्सर्जन का काम भी करेगा और मुख के एक पार्ट की तरह भी काम करेगा, जो भोजन को खाने या उसको चूसने में भी मदद करेगा। तो ये पाया जाता है आपके हेमिकोडेटा या बेलेनोग्लोसस में। तो ये उत्सर्जन का भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोमेरुलस होते हैं। क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं। कोशिकाओं का जाल इसमें, सॉरी, ये कोशिकाओं का जाल होगा जो इसको यहाँ से जो इसका अंदर फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को ये यहाँ से फिल्टर करेगा। नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं। देखो, वृक्क, किडनी, वृक्क या किडनी, ये अब आ गए हमारे ऑर्गन। वृक्क या किडनी में क्या होते हैं? ये कशेरुकी प्राणी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं, प्राणियों में पाए जाते हैं। और ये कशेरुकी प्राणियों के जो प्रमुख ऑर्गन होते हैं वो किडनी होती है। ये जो किडनी होती है ये नेफ्रॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नेफ्रॉन्स के। और एक किडनी में हम जानते हैं 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इन नेफ्रॉन को रीनल ट्यूबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल ट्यूबल्स भी इनको कहा जाता है। एक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन, जैसे मानव की बात करें, मानव के अंदर 10 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हमारे प्रमुख उत्सर्जक अंग। अब हम पढ़ेंगे किडनी, तो आगे हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे पूरा कि किडनी क्या होती है, इसका विकास हुआ है तो वो किस तरह से बनी है आगे। तो आज के इस वीडियो में हमने अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के जो उत्सर्जक अंग है वो देखे हैं और उनके बारे में जाना है।